गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल लैटिस। तो इस क्रिस्टल डिफ्रैक्शन में हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे यक्स हुआ, यक्स डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ब्रैग्स लॉ पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ेंगे, और इसमें वेवलेंथ कैसे डिटरमाइन करते हैं वो पढ़ेंगे, और ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर की बात करेंगे, द वैन लाउ मेथड और पाउडर मेथड को भी पढ़ेंगे। तो इन सब चीजों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रैग्स लॉ की बात करेंगे। और ब्रैग्स लॉ हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों ब्रैग्स जी आए, तो इससे पढ़ने से भी पहले हम क्या करते हैं, छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं, तब स्टार्ट करते हैं ब्रैग्स लॉ। ओके बच्चों, देखिए, तो आइए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो विजिबल लाइट होता है, विजिबल लाइट और एक्स-रे को कैसे डिफ्रैक्ट करवाते हैं किसी डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग से, किसी डिफ्रैक्टिंग यानी ऑप्टिकल ग्रेटिंग से हम कैसे उसको डिफ्रैक्ट करवाते थे, विजिबल लाइट और एक्स-रे को। तो आपने इससे स्टार्टिंग में इनिशियली आपने देखा होगा, अगर हम क्या करते, कोई ऑप्टिकल ग्रेटिंग है, यहां से अगर कोई क्या है, कोई विजिबल लाइट जाती है, अभी कुछ बनाना नहीं आप लोग, बस देखिए, कोई विजिबल लाइट है, कैसी लाइट है, विजिबल लाइट है। अगर विजिबल लाइट क्या करते हैं, किसी डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग पर डालते हैं, तो ये क्या करता है, डिफ्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना, ये क्या हो जाता था, डिफ्रैक्ट हो जाता है। डिफरेंट टाइप के हमने डिफ्रैक्शन पढ़ा है ना। लेकिन इसी ऑप्टिकल ग्रेटिंग पर जब एक्स-रे डाला गया तो ये डिफ्रैक्ट नहीं हुआ। विजिबल लाइट तो डिफ्रैक्ट हो गया, लेकिन एक्स-रे डिफ्रैक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक्स-रे का जो वेवलेंथ था बहुत शॉर्ट था, बहुत शॉर्ट था, और ये जो ग्रेटिंग है, इसकी जो साइज है, विड्थ है, वो क्या था, काफी ज्यादा था। तो अब बताइए, एक्स-रे का जब वेवलेंथ कम होगा, साइज ज्यादा होगा, तो ये क्या कर जाएगी, ये होल ज्यादा होने की वजह से ये सीधे निकल जाएगी और डिफ्रैक्ट नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन हमको इस एक्स-रे को क्या करना है, डिफ्रैक्ट करवाना है। इसे हमें क्या करना है, डिफ्रैक्ट करवाना है। तो अब देखिए, अब डिफ्रैक्ट करवाने के लिए तो एक हमारे साइंटिस्ट थे, द मैक्सवेल लाउ, मैक्स लाउ इनका नाम था, मैक्स लाउ। इन्होंने ये देखा इन 1912 में इन्होंने ये देखा, अगर कोई जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है, यानी जेडन यस कोई स्ट्रक्चर है, अगर इस पर क्या है, एक्स-रे डाला जाता है, तो क्या होता है, इस पर डिफ्रैक्ट हो जाता है। क्यों डिफ्रैक्ट हो जाता है, ये लाउ ने क्या बताया, लाउ ने बताया कि ये तभी डिफ्रैक्ट होगा, हम जानते हैं कि कोई एटम है, एटम है, एटम की जो एटॉमिक डायमेंशन होती है, यानी इसकी जो साइज होती है, एटॉमिक डायमेंशन कितनी होती है, एटॉमिक डायमेंशन, ध्यान सुनना, एटॉमिक डायमेंशन कितनी होती है, 1 एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है, यानी 10⁻10 मीटर ऑर्डर की होती है। ये कहते हैं कि इसकी जो एटॉमिक डायमेंशन ये तो होती ही है, इसकी कितनी होती है, 10⁻10 मीटर होता है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम का होता है। कोई ऐसा रे हो जिसका वेवलेंथ इस एटॉमिक डायमेंशन के नियरली इक्वल हो, तो ऐसे रेस क्या करेंगे, क्रिस्टल पर डालने से वो क्या हो जाएंगे, डिफ्रैक्ट हो जाएंगे। तो डिफरेंट टाइप के रे डाले गए, नहीं हुआ, लेकिन जब एक्स-रे डाला गया तो इस पर क्या हो गया, डिफ्रैक्ट हो गया। क्योंकि जो एक्स-रे का जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो क्या है कि इसके एटॉमिक डायमेंशन के क्या है, लगभग क्या है, नियरली इक्वल था। तब इस जेडनस पर एक्स-रे को डालने पर वो क्या होता था, इजिली डिफ्रैक्ट होता था, इन्होंने बताया। लेकिन इस पर क्या है कि सबसे पहले जो लाइट डाला, इस एक्सपेरिमेंट को प्रयोग किया, वो थे फ्रेडरिच गॉस।
फ्रेडरिच गॉस, फ्रेडरिच थे। फ्रेडरिच ने इस पर देखा। ठीक बच्चों, अच्छा, तो इसी तरीके से आप लोगों को पता होगा, अगर कोई क्रिस्टल है, कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर जो एटॉमिक या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पीरियोडिसिटी होती है, यानी रेगुलर अरेंजमेंट में वो क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है ना। और इनके बीच की दो एटम के बीच, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो सेपरेशन होता है वो ग्रेटिंग का काम करता है। क्या काम करता है बच्चों, ग्रेटिंग का काम करता है। ये जो दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है ग्रेटिंग का काम करता है। और जब इस पर कोई रे पड़ेगी तो ऑब्वियसली वो क्या कर जाएगी, डिफ्रेक्ट होगी, यानी वो लाइट कौन सी होगी, एक्स-रे होगी। तो ब्रैक्स ने इन सब चीजों को ब्रैक्स ने आगे बढ़ाया और डिफ्रैक्शन को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और इसमें उन्होंने ये एक फार्मूला भी तैयार किया, 2d sin थीटा विल बी इक्वल टू एल लैम्डा। इनका एक फेमस फार्मूला है, ठीक बच्चों। तो आइए इस ब्रैक्स लॉ को हम लोग डिटेल से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो समझ में आया कैसे डिफ्रैक्ट करवाना है। तो आइए हम लोग ब्रैक्स लॉ के बारे में यहाँ मेंशन कर दिया हूं, थोड़ा पढ़ लेता हूं। Consider a set of parallel atomic planes separated by a distance d. Let a narrow monochromatic beam of X-ray of wavelength lambda falls upon these parallel planes at any glancing angle theta. These waves are reflected from parallel planes of atom to the reflection of a light wave from a plane mirror. ये सारी बातें जो मैंने लिख रखा, अब इसे हम लोग क्या करते हैं कि फिगर बनाते, उससे हम क्या करेंगे, डिटेल से समझेंगे। ओके, तो हमने सेट ऑफ पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स बना लेते हैं, एटॉमिक प्लेन्स, क्योंकि इसमें एटम्स होंगे। एटॉमिक प्लेन्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। तो देखना, हमने इसको तैयार कर लेता हूं। तो देखना यहाँ पर हमने ये मिक्स बनाता हूं, ये बनाया, ये बनाया, ये दिख रहा है ना। ठीक, ये हमने एटॉमिक पैरेलल प्लेन्स बना लिया, हमने एटॉमिक पैरेलल प्लेन्स हमने तैयार कर लिया। तो इस प्लेन का जो मिलर इंडिसेस होगा, ये इस प्लेन की जो मिलर इंडिसेस होगी, इस प्लेन की जो मिलर इंडिसेस होगी वो कितना होगा, HKL होगा। और इसका भी इसके पैरेलल है, इसका भी कितना होगा, HKL होगा मिलर इंडिसेस। और इसके बीच की जो सेपरेशन होती है वो कितनी होती है, ये डी होता है। इंटरप्लेनर स्पेसिंग का नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। अब यहां से देखना, अगर भाई यहां पर कोई मोनोक्रोमेटिक ऑफ एक्स-रे लाइट इस पर डालें, यहां पर देखिए लाइट आएगी, यहां पर ऐसे लाइट आएगी और ऐसे कई लाइट आएंगे, ऐसे आएगी, ठीक है ना। तो ये क्या कर जाएगी, इस एटम पर पड़ने के बाद ये क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी कह लीजिए कि डिफ्रेक्ट हो जाएगी। ठीक बच्चों, ये क्या कर जाए, ऐसे ही डिफ्रेक्ट हो जाएगी। ठीक, तो इस पॉइंट पर और किस एंगल से, हमने बताया था जिस एंगल पर क्या करते हैं वो डिफ्रेक्ट होती है, उसे हम लोग ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, देखो जैसे कि आपने लाइट डालते थे आप लोग, ठीक है ना, ऐसे रे आती थी, ये तो इंसिडेंट एंगल होता है, और ऐसे जाती है रिफ्लेक्टिंग एंगल होता है। लेकिन ये जो एंगल होता है इसको ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। ठीक बच्चों, इसे हम लोग ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। तो इस एंगल से आके ये क्या कर जाएगी, टकरा जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखना, अब हम ये देखते हैं कि इसमें पाथ डिफरेंस कितना होता है, इसमें पाथ डिफरेंस कितना होता है वो हम देखेंगे। पाथ डिफरेंस कैसे पता करते हैं, पाथ डिफरेंस ये देखते हैं कि ये जो लाइन है इससे कितनी छोटी है, या ये वाली कितनी बड़ी है, ये वाली इससे कितनी बड़ी है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस लाइन को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं।
ये यहां से देखिए, यहां से हमने क्या कर दिया, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब बताइए ये दोनों लाइन इक्वल दिख रही नहीं, यानी ये वाली इतना एक्स्ट्रा दिख रही है, यही डिफरेंस आ रहा है। और ऐसे इधर भी हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो ये इक्वल हो गई, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी ये यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है यही हमारा पाथ डिफरेंस है। अब इस पाथ डिफरेंस को हम निकालेंगे कैसे, अगर मैं इसको मिला दूं तो इसके करस्पॉन्डिंग ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, और ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। फिगर दिख रहा है ना, यहाँ पे हमने यन मान लिया, यहाँ पे हमने यम मान लिया। ठीक बच्चों, तो ये आप फिगर देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर हम बात करेंगे। तो हमें पेज पलटना होगा, आप एंगल देखते रहिए, इसको ए बी नाम दे दिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और बात करते हैं। तो यहां पर भी छोटा सा फिगर मैं बना लेता हूं, ताकि बार बार पेज ना पलटना पड़े। ये हमारा डी है, ये लाइन लाइट आई गई और लाइट आई और इधर से चली गई। ये यहाँ हमने क्या किया था, ये थीटा एंगल था, यहाँ भी थीटा एंगल था, ठीक है ना। यहाँ यम था, ये यहाँ यम था, ये ए था और ये बी था। चलिए, तो हम इस ट्रायंगल में देखें, अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर जो पाथ डिफरेंस हमारा, पाथ डिफरेंस जो है वो कितना है बोलेंगे। देखो एन बी, एन बी, एन बी प्लस कितना, बी एम, दिख रहा है ना। ये देखो अब लोग, ये एन बी प्लस बी एम, इतना ही तो पाथ डिफरेंस है ना। ठीक, ये हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स लिखते हैं, और इसको मैंने लिख दिया एन बी प्लस कितना, बी एम लिख दिया, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब देखिए इन ट्रायंगल एन ए बी, एन ए बी की बात करता हूं, इसमें एन ए बी की बात करता हूं, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है एन बी, हाइपोटेनियस कितना ए बी, क्योंकि एंगल के सामने की साइड जो होती है परपेंडिकुलर होती है, और क्या कहते हैं कि ए बी हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या करते हैं, एन बी की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि एन बी चाहिए यहाँ पर ना पाथ डिफरेंस में पुट करने के लिए। एन बी बराबर कितना होगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको पता है कि ए बी क्या है, ये ए बी किसके इक्वल है, इस डी के इक्वल है। तो यहाँ मैंने रख दिया एन बी विल बी इक्वल टू डी साइन थीटा, ये हमें मिल गया, एन बी मिल गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल एबीएम, एबीएम में मैं बात करूं, तो यहां भी साइन थीटा कितना होता है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर कितना है, बीएम बाई कितना आया, हाइपोटेन्यूस, ए बी हो जाएगा ये। तो बीएम कितना हो जाएगा बोलिए, ए बी साइन थीटा हो जाएगा। और चूंकि आपको पता है ए बी बराबर कितना है, डी है, तो बीएम विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आई। इस ट्रायंगल में हमने क्या किया, यूज किया। अब इन दोनों वैल्यू को उठा के हम 1 में पुट कर देंगे, ठीक बच्चों। तो देखना, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ एन बी एंड बी एम पुटिंग इन इक्वेशन 1 फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू डी, कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2d साइन थीटा हो जाएगा। ये हमने यहां तक लिख डाला। अच्छा, अब देखिए फॉर कंस्ट्रक्टिव की बात करूं, फॉर कंस्ट्रक्टिव, फॉर
आपने बहुत ऑप्टिक्स पढ़ा, हमने बहुत ऑप्टिक्स पढ़ा। कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है? एल लैम्डा होता है, याद आ रहा होगा ना। तो अब यहाँ पे रख देता हूं, इसको सेकंड देता हूं, यूजिंग सेकंड। तो बताइए, तो यहां पर अगर हम रख देंगे तो कितना आएगा बच्चों? एन लैम्डा विल बी इक्वल टू 2d sin थीटा आ जाएगा, 2d sin थीटा आ जाएगा। दिस इज ब्रैग्स लॉ, दिस इज ब्रैग्स लॉ। ये क्या होता है? ब्रैग्स लॉ होता है, यही हमको फाइंड आउट करना है। एन लैम्डा विल बी इक्वल टू 2d sin थीटा, यही हमारा क्या है? ब्रैग्स लॉ है, ठीक है ना। इसको आप सीधा भी लिख सकते हैं, या इसको 2d sin थीटा विल बी इक्वल टू एल लैम्डा, बहुत फेमस फार्मूला है। दिस इज ब्रैग्स लॉ, दिस इज ब्रैग्स लॉ, ठीक है ना। तो चलिए हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के लिए भी निकाल लेते हैं। नोट हो गया? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के लिए भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए, तो 2d sin थीटा बराबर एल लैम्डा आया हमारे पास। एल लैम्डा, एन की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट आप रख सकते हैं, ठीक है ना, ऑर्डर के लिए। तो देखिए, फॉर एन विल बी इक्वल टू 1 के लिए कितना हो जाएगा? ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर लिखा जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताइए कितना हो जाएगा? 2d sin थीटा विल बी इक्वल टू कितना? लैम्डा, क्योंकि एन की वैल्यू हमने कितना रख दिया? 1 रख दिया। फॉर एन विल बी इक्वल टू 2 बताएं, ये सेकेंड ऑर्डर होगा। सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए कितना हो जाएगा? 2d sin थीटा विल बी इक्वल टू कितना? 2 लैम्डा। इसी तरीके से बताइए 3 ऑर्डर के लिए बताएं। फॉर एन विल बी इक्वल टू 3, यानी ये कितना हो जाएगा? थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर के लिए 2d sin थीटा विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा। और इसी तरीके से एंड सो ऑन हम करते चले जाएंगे, ठीक। अच्छा, अगर मुझे ग्लांसिंग एंगल निकालना हो तब ग्लांसिंग एंगल कैसे निकालेंगे? देखिए, ग्लांसिंग एंगल जो हमारा होगा वो हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो 2d sin थीटा विल बी इक्वल टू एल लैम्डा हमको पता है। तो sin थीटा विल बी इक्वल टू कितना होता है? एल लैम्डा बाई 2d होगा। और थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एन लैम्डा बाई कितना हो जाएगा? 2d हो जाएगा। ये हमारा ग्लांसिंग एंगल हो गया, ठीक है ना। फॉर एन विल बी इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए थीटा 1 कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स बोल दो लैम्डा बाई 2d हो जाएगा। फॉर एन विल बी इक्वल टू 2 के लिए कितना हो जाएगा? यानी सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए कितना हो जाएगा? थीटा 2 विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 2 लैम्डा बाई 2d। आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एन विल बी इक्वल टू 3, यानी थर्ड ऑर्डर के लिए कितना हो जाएगा? थर्ड ऑर्डर के लिए ये कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स आएगा ये 3 लैम्डा बाई कितना हो जाएगा? 2d। और ऐसे ही हम क्या करते हैं, करते जाएंगे जितने भी ऑर्डर के लिए पूछेगा, ठीक। तो अब देखना, तो the wavelength of the X-ray can be determined by with the help of this equation, यानी ब्रैग्स लॉ। यानी ब्रैग्स लॉ, यानी जो ये इक्वेशन मिला है, ब्रैग्स लॉ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? किसी एक्सरे का वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर का भी यूज करेंगे। इसके आगे टॉपिक्स में हम ब्रैग्स
स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक।